और अति लघुत्तरीय प्रश्न की जो सीमा होती है वो 50 शब्द में इसका आंसर करना रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के रहेंगे। अभी तक के 3 नंबर के रहते थे जब समय आपको 2 घंटे का दिया जाता था। देखिए पहला प्रश्न आप देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। निम्न आयन को उनकी विद्युत ऋणात्मकता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खासकर ये क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया था वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन सेम आपको बता दें सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था इसके पहले, और एक दो क्वेश्चन अवध यूनिवर्सिटी में भी इससे रिलेटेड आए हुए हैं। तो अब पहला प्रश्न पूछा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको बता दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवण या ध्रुवणता का क्रम आपसे पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर आप इनका क्रम लगाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दीजिए, या फिर आपसे पूछ लेगा कि आप घटते क्रम में बताइए, या आपसे पूछ सकता है कि इन जैसे ये आयन दिया गया m0 सेकेंड। अब कुछ स्टूडेंट को तो अभी तक इनका परमाणु क्रमांक ही नहीं पता होगा कि ये है क्या, ठीक है, ये कौन सा परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक क्या है, इसका परमाणु संख्या क्या है, इसका सैंपल क्या है, इसका कंप्लीटली नाम क्या है, क्योंकि ये अब आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही डिफरेंट। अभी तक जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हमारे जुड़ चुके हैं कमेंट करके बताइएगा क्या आप इस चीज़ से अवगत थे अभी तक या नहीं। मैंने भी नहीं बताया है आप लोग को, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर पूछा गया था इसका आपको विद्युत ऋणात्मकता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें m0 सेकेंड, इसका जो नाम है इसका नाम है मॉलिबेडनियम। क्या नाम है दोस्तों? मॉलिबेडनियम इसका नाम है। ये एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक m0 होता है। क्या होता है? कैपिटल M और नॉट। यौन परमाणु क्रमांक की अगर बात करें इसके परमाणु क्रमांक की, तो इसका परमाणु क्रमांक 42 है, 42 इसका परमाणु क्रमांक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 42 है। और अब इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे, अरेंज करना है विद्युत ऋणात्मकता के घटते क्रम में। तो घटते क्रम में हम व्यवस्थित कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा m0 सेकेंड। क्या आएगा? m0 सेकेंड आएगा यहाँ पर, फिर इसके बाद में सेकेंड आएगा m0 थर्ड, उसके बाद में m04, m05, m06। ये आपको केवल और केवल यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर का सिंबल लगा देना है, बाकी क्रम वही रहेगा, सेम क्रम, यही क्रम रहेगा। केवल आपको क्या करना है इसमें m0 यहाँ पर आप सेकंड और यहाँ पर आप सिंबल लगा देंगे, फिर इसका जस्ट आप ऐसे लिखते चले जाएंगे, यही इसका क्रम रहेगा। तो आपने देखा कि ये प्रश्न अलग है, लेकिन ये रिपीट होने की संभावना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप निकालना सीख लीजिए, थ्योरी की क्लास है, आप वहाँ पर जाके देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे पता चलेगा कि कितने सिग्मा है कितने पाई बॉन्ड है। फिर आपको संकरण निकालने के लिए पूछा जाता है, आपसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये पूछा जाएगा, ये आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मैं नोट करा दे रहा हूँ। पहला आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नोट कर लीजिए, उसके बाद में आप बॉन्ड ऑर्डर नोट कर लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख जाइए और संकरण निकालना सीख जाइए, हाइब्रिडाइजेशन, आयनिक रेडियस पूछा जाता है निकालने के लिए। इसके बाद में आपसे फजांस रूल के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाएगा, पोलराइजेबिलिटी के आधार पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। तो इतना आपको तैयार करना है, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है या नहीं आपके लिए। तो बी नंबर प्रश्न आप देखिए, पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एक्रोलिन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एक्रोलिन की निम्नलिखित अनुनादी संरचना को अस्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूछ लिया गया है यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ लिया गया है किसका? एक्रोलिन का अनुनादी संरचना। ये आपका पहला टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, यानी कि आप पहले पढ़ते हैं, पहले ही आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? पढ़ते हैं रिजोनेंस, व्हाट इज रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी, ओके। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। अब उसमें क्या होता है कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर आपने बताता क्या है? कुछ एलिमेंट या कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी कंप्लीट संरचना के बारे में हम विस्तृत जानकारी नहीं दे पाते, तो उसके लिए रिजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, उसके द्वारा पता चलता है। तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है, ठीक है। एक्रोलिन की निम्नलिखित अनुनादी संरचना को अस्थायी के घटते क्रम में, इसके घटते क्रम में आपको लगाना है। ये संरचना आप देख सकते हैं, पहला दिया गया एक्रोलिन और ये दूसरी संरचना है, और तीसरी संरचना यहाँ पर आप थर्ड पेज पे देखेंगे, ये आपके तीसरे पेज पर दी गई है। तो यहाँ पर है CH2, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दिए गए हैं, प्लस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि घटते क्रम में आपको बताना है। तो इसका जो घटते हुए क्रम रहेगा, इसका घटता हुआ क्रम कैसा रहेगा? इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा फर्स्ट, और ये सेकंड, इसके बाद में आएगा थर्ड वाला, ठीक है। ये सेम ऑर्डर इसमें दिया गया दोस्तों, बस केवल आपको क्या करना है यहाँ पर सिंबल लगा देना लेसन का, ठीक है। ये सिंबल आपको लगा देना है, बाकी सेम वही था। अब आप देख सकते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, तो रिजोनेंस एनर्जी का टॉपिक आप तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने कंप्लीटली अच्छे से अध्ययन कर रखा होगा, रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना जिनको आता होगा और जिनको पता होगा कि ये सबसे पहले रिजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, इसमें वही इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, वही इस प्रश्न का कंप्लीटली आंसर लिख सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप रिजोनेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़िएगा, उसको तैयार करके जाइएगा। रिजोनेंस एनर्जी, रिजोनेंस स्ट्रक्चर, ये दोनों पूछ लिए जाते हैं और हर एक यूनिवर्सिटी पूछती है, लेकिन ठीक इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है जो कि अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। निम्नलिखित कार्बोधनायन को उसके अस्तित्व के घटते क्रम में लगाइए। अभी तक जितने भी प्रश्न आपको मिले हैं सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके हैं दोस्तों, केवल एक दो प्रश्न छोड़ दीजिए, 2 प्रश्न, तो आपको सभी आपको आगे जो भी मिलेंगे वो भी सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलेंगे। यहाँ पर इन
ऑर्गेनिक का टॉपिक बहुत ही डी नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक्सप्लेन व्हाई फास्फोरस फ्रॉम बोथ ऑफ PCl5 एंड PCl3 व्हाइल नाइट्रोजन गिव ओनली ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस PCl5 और PCl3 दोनों बनाता है, जबकि नाइट्रोजन केवल ट्राइक्लोराइड देता है। इसका क्या कारण है, इसका स्पष्टीकरण देना है आपको। तो आपको बता दें दोस्तों, फास्फोरस में डी कक्षक उपस्थित होते हैं और इस कारण ये PCl3 और PCl5 बनाता है, और नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं उपस्थित होते हैं, इसीलिए ये केवल ट्राइक्लोराइड देता है। इतना ही अंतर, आपको इतना ही आंसर लिखना था डी नंबर वाले में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप समझ चुके होंगे। तो अभी तक आपको क्या देखने को मिला है, ऑर्गेनिक का टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ लिया गया ई नंबर, राइट द IUPAC नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर आर 112 यानी कि 112 और 110। 112 और 110 एटॉमिक नंबर वाले जो भी एलिमेंट है उनके नाम और उनका सिंबल आपको बताना है। तो दोस्तों 112 का जो एटॉमिक नंबर जो 112 है, इसका नाम जो है वो है कॉपरनिकियम। क्या नाम है इसका? कॉपरनिकियम, इसका नाम है निकियम। और इसका जो सिंबल है दोस्तों, इसका सिंबल ये है CN। CN से इसको डिनोट करते हैं। 112 वाले का जो आपका नाम है वो है कॉपरनिकियम, और इसको डिनोट किससे करते हैं? CN से डिनोट करते हैं। ये डी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है ये? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। 110 की बात करें तो एटॉमिक नंबर 110, इसका नाम है डायस्टेडियम, जिसको DS से इसका सिंबल है, डिनोट करते हैं। ये भी डी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक का तत्व है। तो 112 का CS और वापरेगा CN, और इसका DS सिंबल दोनों का है एटॉमिक नंबर। और इसका अगर नाम पूछा जाए क्या है, तो इसका नाम है कॉपरनिशियम, और दूसरे का डायस्टेडियम। ठीक है, ये दोनों इसके नाम दिए गए हैं। तो ये भी आपका ऑर्गेनिक के टॉपिक से ही पूछा गया, इनऑर्गेनिक से नहीं आया है। अगला प्रश्न देखिए F नंबर, जो कि पूछा गया है, क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स। निम्नलिखित एल्कीनों के अस्थायित्व क्रम की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर अस्थायित्व क्रम की व्याख्या करनी है आपको, स्टेबिलिटी बतानी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एल्कीन्स का। आप देखिए यहाँ पर दे दिया गया है। अब आप इसमें एल्कीनों के अस्थायित्व क्रम की व्याख्या कैसे कर पाएंगे? जब आपको पता होगा सारी चीज़ें तभी कर पाएंगे। ऑर्गेनिक का पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर 15 पेज में है। अभी तक का आपको एक भी पेपर नहीं देखने को मिलेगा 15 पेज में। ठीक है, ये बहुत ही लंबा प्रश्न पत्र है, और इसमें सब जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सब ऑर्गेनिक के टॉपिक से या तो स्टीरियो केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और ये रिपीट होने वाले प्रश्न नहीं है, ये पूछे गए हैं। अब जैसा जी नंबर प्रश्न देखिए, जो कि पूछा गया, वाई एक्सप्लेन वाई मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एस्टिक एसिड। आपको बताना है कि मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल एस्टिक अम्ल से हाईएस्ट क्यों है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत क्यों है, आपको बताना है। क्लोरोएस्टिक एसिड से स्ट्रॉन्ग है, इसका क्या कारण है? तो आपको बता दें, मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड में पड़ोसी कार्बन परमाणु पर क्लोरीन का प्रतिस्थापन होता है। क्लोरीन एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसके जो आसपास उपस्थित होते हैं जो OH बॉन्ड, इनके विलयन में अलग अलग होते हैं, इसीलिए ये आसान हो जाता है, और इसीलिए ये सबसे स्ट्रांग होता है। मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड इसीलिए सबसे स्ट्रांग होता है, यानी कि एस्टिक एसिड से स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। H नंबर प्रश्न देखिए, जो कि पूछा गया, हाउ मैनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। निम्नलिखित यौगिक में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद उपस्थित हैं? अब ये इसमें आपको बताना है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना मैंने आप लोग को बताया है, प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, जाकर के देख लीजिएगा केमिस्ट्री कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछ लेता है व्हाट आर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो लूज डॉट स्ट्रक्चर जिनको बनाना आता है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड बता पाएंगे, और ये आप देख सकते हैं, जाकर के बॉन्ड ऑर्डर निकालना आप सीख जाइए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। H नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट करके तैयार कर लीजिएगा। तो अभी तक आपको इस क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में क्या पता चला? आपको देखने को मिला होगा लगभग अभी तक का इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो रिपीटेड रहा हो अभी तक की किसी भी यूनिवर्सिटी में। केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में एक आध दो प्रश्न मिल जाएंगे। आई नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है, विच एमंग द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफिलिक। दिए गए यौगिक में कौन से यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही है? तो यहाँ पर दिया गया है पहला PCl5। PCl5 जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है या नहीं? तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक है। SF6 ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है। CCl2 ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों है। ठीक है, ये दोनों हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक निकालने के लिए पूछा गया था, पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जे नंबर प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस की मैंने चर्चा की थी, ये आयनिक रेडियस से प्रश्न बनने वाले हैं, और यहाँ पर देखिए पूछा गया है। दोस्तों कहने का तात्पर्य, जितने भी वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा रहे होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि सर के मॉडल पेपर से एक भी प्रश्न नहीं आए। मेरे मॉडल पेपर से लगभग कहा जाए तो 10 से 15% क्वेश्चन ही आए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। ये कोई कहने की बात नहीं, यही सही है। दोस्तों जो मैंने अभी तक आपको मॉडल पेपर तैयार किया था, आपने क्वेश्चन पेपर भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं आया, बाकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। और मैं मॉडल पेपर उसी बेस से तैयार करता हूँ जिस बेस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते हुए कि पिछले वर्ष क्या पूछा जा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे टाइप की क्वेश्चन पूछ रही है, तो उसी बेस पे मैंने ये तैयार किया था। लेकिन
आपके यूनिवर्सिटी में अभी जब आपका एग्जाम हुआ था तो पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव हुआ, उसके बाद इस बार क्या करा रहे हैं, लिखित करा रहे हैं। तो लिखित जब हुई तो उन्होंने अपना पैटर्न अलग किया, और जो अभी पहली बार उन्होंने पेपर कंडक्ट किया है लिखित मोड में, तो ठीक इस प्रकार से बनाया है। अब वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि यूनिवर्सिटी क्या पूछ ले, लेकिन अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मॉडल पेपर से प्रश्न पूछे गए हैं जो मैंने बताया था। तो ए वाले सेक्शन में आपने देखा एक भी प्रश्न रिपीटेड नहीं है, तो इससे अब करना क्या है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है क्या उनके एग्जाम में ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न आएंगे। केवल वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से पूछी है। अब आपको करना क्या है, अब जो अभी तक आपने तैयार नहीं किया था टॉपिक वो आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि आयनिक रेडियस निकालना, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, संकरण निकालना हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड या रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, इतना आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और मैंने चर्चा भी की है, हालांकि इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने नहीं दिया है, एक दो प्रश्न बॉन्ड ऑर्डर का मैंने बताया होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और या तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक बताया होगा। ठीक है, तो आप कहने का मतलब तैयार करके जाएगा जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ। चलिए सेक्शन बी में देखते हैं, सेक्शन बी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं और 5 प्रश्न हल करने हैं, 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। 5 नंबर के आपके 7 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया है, असाइन आर एंड एस नॉमेनक्लेचर टू द फॉलोइंग कंपाउंड। निम्नलिखित यौगिक के आर एस नामकरण का निर्धारण कीजिए। देखिए आर एस एंड डी एस, ये दोनों नामकरण पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आर एस नामकरण पद्धति पूछा गया है, तो आर एस और डी एल दोनों आप तैयार करके जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक इसको इसमें आपको निर्धारण करना है, आपको बताना रहेगा, तो आप ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआईपी प्रश्न है आपके लिए। अवध यूनिवर्सिटी भी एक ठीक क्वेश्चन पूछती थी, अवध यूनिवर्सिटी इसको रिपीट कर चुकी है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों। बी नंबर क्वेश्चन है इसमें, बी नंबर, ड्रॉ द जेड कॉन्फिगरेशन ऑफ कंपाउंड आई एंड ई कॉन्फिगरेशन कंपाउंड सेकंड। यौगिक फर्स्ट का जेड और यौगिक सेकंड का ई विन्यास, ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पूछा गया है, ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये आपके लिए ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आपको बता दें सबसे इंपॉर्टेंट और हर बार का पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये कंप्लीटली आप स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रश्न है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ LiF बॉन्ड एंड LiF नोइंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Li एंड F आर रिस्पेक्टिवली 1.0 एंड 4.0। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जानते हुए कि Li एंड F की विद्युत ऋणात्मकता के मान क्रमशः 1.0 तथा 4.0 हैं। LiF में LiF बंध की प्रतिशत आयनिक प्रकृति की गणना कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था पूछा जाएगा और पूछा भी गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर गणना कीजिए, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। जब मैंने आपको पढ़ाया था डाइपोल मूवमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, जब डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ चर्चा की थी परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए, कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न रिपीट हो सकता है, 3 नंबर का ए नंबर प्रश्न। बी नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है, डिस्क्राइब द डाइपोल मूवमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। द्विध्रुव आघूर्ण तथा इनके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। डाइपोल मूवमेंट का टॉपिक पूछा जाता है और ये इस बार पूछा जाएगा डाइपोल मूवमेंट। ध्यान रखिएगा, डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है और यहीं से आपके बॉन्ड ऑर्डर भी प्रश्न आएंगे। तो बी नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआईपी प्रश्न है आपके लिए, इसको नोट करके तैयार कर लीजिएगा। आपके इनऑर्गेनिक का ही टॉपिक है पहले चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयन, डिस्क्राइब द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग इट। दोस्तों ध्रुवण शक्ति एवं ध्रुवता से आप क्या समझते हैं, इनको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। ये फजांस रूल्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें पोलराइजिंग और पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है, वहाँ पर जाकर के वो तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में फजान रूल और पोलराइजिंग पावर पोलराइजिबिलिटी से क्वेश्चन बनने की संभावना इस बार 100% है। तो 4 नंबर प्रश्न भी आपके रिपीटेड है और इनको तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। ये प्रश्न मैंने बता भी दिया था और मॉडल पेपर में दिया भी था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ द ऑल कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, एक्सप्लेन दियर द चेयर फॉर्मेशन एंड स्टेबल देन बोर्ड कन्फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों मैंने आपको कन्फॉर्मेशन तो जरूर पढ़ाए थे, गिव द कन्फॉर्मेशन साइक्लोहेक्सेन एंड एन-ब्यूटेन, वो मैंने बताया था। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का पूछा गया कि साइक्लोहेक्सेन का जो है वो कन्फॉर्मेशन दीजिए और एक्सप्लेन करिए, परिभाषित कीजिए चेयर कन्फॉर्मेशन और इसका बोर्ड, चेयर और बोर्ड फॉर्म आपको बताना है। 5वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, पूछ लेता है व्हाट आर कन्फॉर्मेशन, गिव द कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड एन-ब्यूटेन। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन पूछा गया, इसका चेयर और बोर्ड फॉर्म भी आप तैयार कर लीजिएगा, चेयर एंड बोर्ड फॉर्म पूछा गया है। 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए मित्रों, ठीक है, ये रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, व्हाट आर कार्बिन, कार्बिन क्या होता है, व्हाट आर ट्रिपल कार्बिन मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, कार्बिन किसे कहते हैं, समझाइए कि एकल कार्बिन की अपेक्षा त्रियक कार्बिन क्यों अधिक स्थायी होती है, इसका कारण क्या है। ए नंबर प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है 6 नंबर क्वेश्चन का, कार्बिन ये आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, यहाँ पर शॉर्ट में पूछा गया है और शॉर्ट में पूछा जाएगा तो उसमें आपसे कारण जरूर स्पष्ट करने के लिए आएगा, कार्बिन किसे कहते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके रिपीटेड वाले प्रश्न हैं, अभी तक की लगभग 4 यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन ठीक यही प्रश्न पूछ चुकी है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। बी नंबर प्रश्न पूछा गया, एक्सप्लेन व्हाई CF2 इज मोर स्टेबल देन Cl2, कारण सहित समझाना है आपको कि CF2 का अस्थायित्व CCl2 से अधिक है, इसका क्या कारण है।
देखिए कारण स्पष्ट करने के लिए इस प्रश्न में खूब पूछा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, प्रोबेबिलिटी और कारण। तो बी नंबर प्रश्न में रिपीटेड तो नहीं कह सकता कि ये रिपीटेड हैं, लेकिन अब इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपका जो 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 यह है डिफाइन लैटिक एनर्जी एंड हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। और करेगा हाइड्रेशन एनर्जी, हाउ दीज टू इफेक्ट कंपैरेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। जालक ऊर्जा पूछी गई है कि जालक ऊर्जा क्या होती है। जालक ऊर्जा का टॉपिक हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो जालक ऊर्जा किसे कहते हैं ये आप तैयार कर लीजिएगा। और क्वेश्चन तो आया था जालक ऊर्जा तथा जलीयोन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए, आयनिक यौगिक की तुलनात्मक विलेयता को ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं आपको बताना था। तो जालक ऊर्जा अभी तक का पूछा गया है, रिपीट हुआ है, और जालक ऊर्जा आप तैयार करके जाइएगा। ओके, ये भी प्रश्न आपके रिपीटेड हैं। क्वेश्चन नंबर बी आपका जो कि पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिगरेशन एंड कन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है दोस्तों। बी नंबर प्रश्न लगभग 4 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी हैं। कन्फॉर्मेशन और कॉन्फिगरेशन में अंतर पूछा गया है, वरीय और रूप और समरूप में अंतर क्या होता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके आने की संभावना है। तो बी नंबर प्रश्न आप भी तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये आपसे रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न जो कि मैथमेटिकल मेथड से पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x3 - 12 x + 10। इसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। मैक्सिमा और मिनिमा के टॉपिक से ये प्रश्न पूछा गया है, और मैक्सिमा और मिनिमा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से आपकी हर यूनिवर्सिटी में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एक ही प्रश्न आता है, एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में पूछ लेता है। यहाँ पे शॉर्ट में पूछा गया है। तो मैक्सिमा और मिनिमा और प्रोबेबिलिटी आप तैयार करके जाएंगे। प्रायिकता से प्रश्न खूब बनते हैं और लॉग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं।